नमस्कार दोस्तों, सीपीसी की पढ़ाई को आज और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो सेक्शंस पढ़ेंगे वो सेक्शंस हो गए सेक्शंस 26 से लेकर सेक्शंस 32 तक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेक्शन 26 से लेकर के। 26 दोस्तों बोलता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स को लेकर के। वो क्या है? हर एक सूट शुरू होगा कोर्ट में प्लेंट प्रेजेंट करने से या फिर कोई दूसरे तरीके से जो बताया गया हो। जो हम लोग प्लेंट देते हैं कोई केस का, जब प्लेंट हम लोग कोर्ट में जब प्रेजेंट करेंगे वहाँ से जो एक्चुअली जो केस है वो शुरू होता है, या फिर कोई दूसरे तरीके से जो कि बताया गया हो। जनरली तो इस तरीके से ही शुरुआत होती है। हर एक प्लेंट में जो फैक्ट्स है उसे एफिडेविट द्वारा प्रूफ करना कंपलसरी होगा। जो प्लेंट होगा उसके साथ एक एफिडेविट अटैच होता है दोस्तों, जो कि ये बोलता है कि जो भी फैक्ट जो भी बातें इस प्लेंट में कही गई है वो सच है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 27 जो कि समन्स एंड डिस्कवरी को लेकर के है। तो सेक्शन 27 बोलता है समन टू डिफेंडेंट्स को समन भेजना। ये क्या है? जब एक सूट सही तरीके से किया जा चुका हो, समन इशू किया जा सकता है डिफेंडेंट के ऊपर कि वो कोर्ट में अपीयर हो और आंसर दे प्लेंट का, जो कि उनके अगेंस्ट में कोर्ट में फाइल कर दिया गया है। जो प्लेंट कोर्ट में फाइल होता है, अब प्लेंट का जवाब देना पड़ेगा। तो पहले बात तो आप एक केस फाइल कर दिए, ठीक है, वो केस फाइल हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन और जिसके ऊपर हुआ उसको जवाब भी तो देना पड़ेगा। तो उसको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो इन्फॉर्मेशन समन के द्वारा दी जाती है डिफेंडेंट को, ठीक है। समन को सर्व करना पड़ता है उस तरीके से जो कि प्रिस्क्राइब कर दिया गया हो, जो कि सूट के फाइल करने वाले दिन से 30 दिनों के भीतर होना चाहिए। जिस तारीख को सूट फाइल होता है उस तारीख से 30 डेज के भीतर आपको एक समन भेजना जरूरी है। और कौन सा जो भी तरीका प्रिस्क्राइब किया गया है समन भेजने का, उनमें से कोई भी तरीके से समन भेजा जा सकता है। तो सेक्शन 27 ये बात बोल रहे हैं। अब आइए सेक्शन 28 में। सेक्शन 28 बोलता है सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट। अब एक चीज आ जाती है कि अगर सेम स्टेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिफेंडेंट कोई दूसरे स्टेट में रहता है तब समन किस तरीके से उसको भेजा जाएगा। तो इसमें क्या लिखा गया है? एक समन को भेजा जा सकता है दूसरे स्टेट के उस कोर्ट को और उस तरीके से जो कि प्रिस्क्राइब किया गया हो, उस रूल्स में जो कि दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल हो। जो नियम दूसरे स्टेट में, जिस स्टेट में वो डिफेंडेंट रहता है, उस स्टेट में जो समन को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम को फॉलो करके समन उस डिफेंडेंट को भेजा जा सकता है। जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो रहता है डिफेंडेंट, ठीक है ना। तो जिस स्टेट का रूल्स है स्टेट का समन को लेकर के, वो रूल्स को फॉलो करना होगा। और जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो डिफेंडेंट रहता है उस कोर्ट को भेजना होगा वो समन, ठीक है। और वो कोर्ट डिफेंडेंट को समन भेजेगा। वो कोर्ट जिसको कि समन भेजा जाता है, समन मिल जाने के बाद इस तरीके से प्रोसीड कर सकता है जैसे वो ही समन इशू किया है, और उसके बाद समन को रिटर्न कर देगा उस कोर्ट को जिसने इशू किया था, रिकॉर्ड के साथ, अगर कोई रिकॉर्ड है तो, ये बताते हुए कि उस कोर्ट ने समन को लेकर क्या प्रोसीडिंग्स की। तो समन को तो मान लीजिए कि अब एक बात, दो स्टेट के हिसाब से अपन ये चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो स्टेट है, एक मान लीजिए वेस्ट बंगाल है, एक मान लीजिए कर्नाटक है, ठीक है। जो प्लेंटिफ है वो वेस्ट बंगाल में रहता है, कोलकाता में रहता है, और डिफेंडेंट है वो बेंगलोर में रहता है, कर्नाटका में रहता है। अब उसको समन भेजना है तो कैसे भेजा जाएगा? तो समन को भेजा जाएगा बेंगलोर के उस कोर्ट को जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो डिफेंडेंट रहता है। और क्या नियम से भेजा जाएगा? वो नियम से भेजा जाएगा
जो कि कर्नाटका में समन को लेकर के चलता है, वो नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अब समन को कैसे भेजा जाएगा? समन को भेजा जाएगा जो जिस कोर्ट में केस फाइल किया गया उस कोर्ट को बोला जाएगा, या खुद भी जो डिफेंडेंट का जो कोर्ट है उसको वो समन भेजा जाएगा और ये बोला जाएगा कि आप जो डिफेंडेंट है उसको आप सर्व करो समन को। ठीक है, तो कोर्ट इन रिटर्न, जो बेंगलोर का जो कोर्ट है वो इन रिटर्न समन को डिफेंडेंट को सर्व करेगा। और इसको लेकर के जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है, जो भी क्या बोलते हैं नियम कायदे फॉलो किए गए हैं, उसका रिकॉर्ड वो जो प्लेंटिफ वाला जो कोर्ट है उसको वो भेजेगा। अगर सर्व हो गया समन तो सर्व हो गया, इसकी इंफॉर्मेशन दे देगा कि भैया समन सर्व हो चुका है। और अगर समन सर्व नहीं हुआ तो समन के साथ वो जो आपका रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को भी जो प्लेंटिफ का जो कोर्ट है जो कि आपके वेस्ट बंगाल में है उसको वो भेज देगा। ठीक है, जहां पर जो लैंग्वेज है समन की वो अगर अलग है लैंग्वेज से जो कि दूसरे स्टेट में बोली जाती है तब ट्रांसलेशन करना होगा। मान लीजिए समन है, अब मान लीजिए वेस्ट बंगाल में चलती है बंगाली और बेंगलोर में चलती है कन्नड़ है, शायद बेंगलोर में कन्नड़ चलती है। अब मान लीजिए कि समन बंगाली लैंग्वेज में है, तब जो बेंगलोर में की कोर्ट क्या तो समझेगी और कैसे सर्व करेगी, तो बंगाली आता नहीं है। तो ये अगर केस हो तब क्या होगा, तब उस समन के साथ साथ एक ट्रांसलेशन भी देना होगा। तो अगर दोनों में से कोई भी कोर्ट की भाषा अगर हिंदी नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा हिंदी में या इंग्लिश में, और वो हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो जो समन के साथ वो ट्रांसलेशन वाली कॉपी भी डिफेंडेंट वाले कोर्ट को भेजनी पड़ेगी। ठीक है, अब आइए सेक्शन 29 पढ़ते हैं। सर्विस ऑफ फॉरेन समन, फॉरेन का समन को कैसे करना। समन या कोई दूसरा प्रोसेस जो कि इशू किया जाता है, कोई जो इशू किया करता है कोई भी सिविल या रेवेन्यू कोर्ट द्वारा जो कि भारत के किसी भी जगह में स्टैब्लिश हुआ हो जिसके ऊपर इस कोड का प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होता। मान लीजिए कोई कोड है जो भारत के किसी जगह में एप्लीकेबल है, मतलब एस्टैब्लिश है, लेकिन उस कोड के ऊपर में ये जो कोड है सिविल प्रोसीजर को वो अप्लाई नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम लोग शुरुआत में हम लोग की जो प्रिलिमिनरी वाला जो वीडियो है उसमें आप देखोगे कि जो ये जो कोड है ये पूरे भारत में तो अप्लाई होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है ना, तो मान लीजिए इसका केस में देख लेते हैं, मान लीजिए नागालैंड का कोई कोड है, अब इसके ऊपर तो सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होता। ठीक है, उसका वो अगर केस है या फिर कोई भी सिविल या रेवेन्यू कोर्ट जो कि भारत के बाहर है और जिसे भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, भारत के बाहर तो है वो कोर्ट लेकिन उस कोर्ट को चलाती कौन है, भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। या कोई भी दूसरा सिविल या रेवेन्यू कोर्ट जो कि भारत के बाहर है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके डिक्लेयर करती है कि इस सेक्शन का प्रोविजंस उनके ऊपर अप्लाई होगा। भारत के बाहर तो है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपने नोटिफिकेशन द्वारा ये बोलती है ऑफिशियल गैजेट में कि जो इस कोड का जो प्रोविजन है, इस सेक्शन का जो प्रोविजन है ये उस कोड के ऊपर भी अप्लाई होगा। अगर ये केसेस होते हैं, 3 केसेस हम लोग पढ़े, एक तो कोड भारत के अंदर है लेकिन कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है उस कोड के ऊपर अप्लाई नहीं होता। दूसरा, कोड भारत के बाहर है लेकिन भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको चलाती है। तीसरा, कोड भारत के बाहर है लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
वो अपनी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके बोलती है कि ये सेक्शन का प्रोविजंस या इस कोड का प्रोविजंस उस कोड के ऊपर भी, जो बाहर का जो कोड है, फॉरेन का जो कोड है, उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो ये अगर सिचुएशन होती है तब क्या होगा, जो समन है भेजा जा सकता है उन कोड्स को जिसके टेरिटरी में ये कोड लागू होता है, और समन सर्व किया जाएगा ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से किया जाता है अगर वो कोड खुद समन इशू करता। ठीक है ना। तो ये जो केस अगर होता है तो इस केसेस में अगर ये सब कोर्ट अगर कोई समन इशू करती है कोई दूसरे कोर्ट में जो कि भारत के अंदर है जिसके ऊपर ये कोड अप्लाई है, तो ये उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पहले बताया गया। मतलब वो सर्व कर सकती है और जिसको सर्व की है वो तरीका फॉलो करेगा जैसे वो खुद सर्व किया है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि नागालैंड का कोई कोर्ट एक समन इशू किया, मान लीजिए कि दिल्ली के कोई बंदे के ऊपर में, ठीक है। तो नागालैंड का कोर्ट के ऊपर तो ये प्रोविजंस सिविल प्रोसीडियर कोड का प्रोविजंस अप्लाई नहीं होता। तो वो समन दिया, तो वो समन अप्लाई होगा उसी तरीके से जिस तरीके से अगर नागालैंड के ऊपर में ये सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होता और उसके बाद वो अगर वो समन देता तो होता, जिस तरीके से अप्लाई होता ठीक उसी तरीके से अप्लाई होगा। मतलब वो समन दिल्ली का कोर्ट लेगा और दिल्ली का कोर्ट उस डिफेंडेंट को सर्व करेगा और प्रोसीजर वही फॉलो करेगा जैसे कि अगर वो समन इशू करता तो प्रोसीजर फॉलो करता। वो मतलब कौन, दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली का कोई कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट, दिल्ली का कोई भी कोर्ट जिसके जुरिडिक्शन में वो डिफेंडेंट रहता है। ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं सेक्शन 30। ये क्या है, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, डिस्कवरी एंड द लाइक। ठीक है, उसी तरीके का कोई खोजबीन करना, ये चीज खोजबीन को लेकर के है। कंडीशंस एंड लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए, कोई कंडीशंस या लिमिटेशंस अगर बताई गई है तो उसको देखते हुए कोर्ट कोई भी समय में या तो खुद से या फिर किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे या तो खुद बोल सकता है, या अगर कोई पार्टी कोर्ट को बोलती है कि आप इस चीज के ऊपर में कुछ एक्शन ले, तो क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ऐसा ऑर्डर दे सकती है जो कि जरूरी हो या जो सही हो, वो सभी मामलों में जो कि डिलीवरी क्वेश्चंस का आंसर से, डॉक्यूमेंट्स या फैक्ट्स के एडमिशन से, या फिर ढूंढने से, छानबीन से, या फिर कोई भी मटेरियल फैक्ट जिसको कि एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है से जुड़ा हुआ है। कोई भी मैटर जो कि जो केस है, केस का जो एविडेंस है, एविडेंस से लेकर के जुड़ा हो सकता है, उसको लेकर के वो कोई भी किसी भी तरीके का ऑर्डर दे सकता है। छानबीन का ऑर्डर दे सकता है, ढूंढने का ऑर्डर दे सकता है, डॉक्यूमेंट्स या फैक्ट्स को प्रेजेंट करने का ऑर्डर दे सकता है, कुछ भी ऑर्डर दे सकता है। ठीक है। समन इशू कर सकता है उन लोगों के ऊपर जिनका अटेंडेंस जरूरी है, या तो एविडेंस देने के लिए, या तो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट करने के लिए जो ऊपर बताए हुए हैं, तो वो समन इशू कर सकता है। मतलब की है केस का मेरिट जानने के लिए, केस को मेरिट से डिसाइड करने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है, उस जरूरत को पूर्ति करने के लिए अगर कोर्ट को कोई ऑर्डर देना पड़े, या तो खुद से या किसी पार्टी की एप्लीकेशन द्वारा, तो वो ऐसा कर सकती है अंडर सेक्शन 30। ठीक है। सी बोलता है कोई भी फैक्ट के ऊपर ऑर्डर दे सकती है जिसको कि एफिडेविट से प्रूफ करना होगा। ठीक है, कोई भी अगर फैक्ट है, फैक्ट के ऊपर भी कोई ऑर्डर दे सकती है, लेकिन वो फैक्ट को एफिडेविट के द्वारा प्रूफ करना जरूरी होगा। अब आइए पढ़ते हैं सम्मन टू विटनेस, विटनेस को सम्मन देना का क्या चीज है। जो प्रोविजंस है सेक्शंस 27, 28 एंड 29 में, वो अप्लाई होंगे सम्मन के ऊपर जो कि विटनेस को भेजा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि वो आकर या तो एविडेंस दे या फिर डॉक्यूमेंट्स या दूसरे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट करे। जो ऊपर बताए गए नियम है वही फॉलो होगा। ठीक है। अच्छा, 32 बोलता है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। ठीक है, 32 सेक्शन बोलता है
पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, अगर कोई नहीं आता तो जो कोर्ट है वो कंपेल कर सकता है कोई भी पर्सन का अटेंडेंस जिसको कि समन भेजा गया है सेक्शन 30 के अंदर, और इसके साथ साथ कोर्ट क्या कर सकता है, एक तो बोल सकता है कि भैया तुमको आना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ वारंट इशू कर सकता है उसकी अरेस्ट का, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है और सेल भी कर सकता है, उसके ऊपर फाइन लगा सकता है जो कि 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, और ऑर्डर कर सकता है कि वो सिक्योरिटी दे कि वो अपीयर होगा, और अगर वो डिफॉल्ट करेगा तब उसे सिविल प्रिजन में डाल दिया जाएगा। वो एक सिक्योरिटी दे, एश्योरेंस दे कि जब जब कोर्ट बुलाएगा वो प्रेजेंट होगा, और अगर वो नहीं होगा तो उसको सिविल प्रिजन में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सेक्शंस 26 से लेकर 32 तक। अगर इसमें से कोई भी सेक्शंस आपको नहीं समझ में आया, आपको लगता है कि इसको और इन डिटेल समझाया जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं कोशिश करूँगा इसे वापस से समझाने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।